BMC, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मेरे को नॉस्टैल्जिया आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक सेशन लिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों ने नहीं सुना था, आप लोगों ने अपनी जिंदगी का कुछ मिस नहीं करा है। तो BMC मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, जिससे सर वाज टेलिंग कि इट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मॉडल एवर पॉसिबल। इतना आसान टूल शायद ही किसी और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। अगर इन 9 खिड़कियों को अगर अच्छे से देख लें आप लोग, और अपने जितना भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस आइडिया आपका है, अगर आपने अपने आइडिया को इस 9 खिड़कियों में अगर आपने डाल दिया, तो आप आपकी पूरी रामायण को बहुत ही आसानी से एक पेज के ऊपर उतार सकते हैं। अब 2 सवाल आते हैं इसके बीच। ए, मेरे पास आइडिया अगर मेरा खुद का है तो, और बी, अगर मेरे पास आइडिया नहीं है तो जिन लोगों के पास आइडियाज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो दे वुड बी वर्किंग ऑन देयर ओन आइडियाज इफ एट ऑल देयर। सर यही बोला गया है, जिनके पास खुद के आइडिया है they can work on their ideas or they have to choose from this? they can work on their ideas. Correct. So जिन लोगों के पास अपने आइडियाज हैं, they can start building on this concept. जिन लोगों के पास आइडियाज अपने नहीं हैं, they can choose the idea from one of the topics that you have been given them, right? तो इसमें से कोई एक आइडिया को आपको उठाना है और उसको ओन करना स्टार्ट कर देना है। So select any of the ideas. 150 आइडियाज आपके पास हैं। इन 150 आइडियाज में से कोई एक आइडिया आपको खाना पीना नाना धोना हाथ धो के उस आइडिया के पीछे पड़ जाओ, ये मान के आपको इस टूल की तरफ अप्रोच करना है, जिसको बोला जाता है BMC। अगर मैं आपसे पूछूं कि रामायण पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या लगता है आपको? कोई गेस? अगर मुझे रामायण पढ़नी है तो कितना टाइम लगेगा? अरे एक अंदाजन, 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड। अगर मुझे रामायण पढ़नी है तो कितना टाइम लगेगा? 1 महीना। और तुक्का मारो ना, क्या कौन सी क्या? आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पाश्चाद रावण कुंभकर्णम हनन एतादि रामायणम। जो रामायण मैंने पढ़ी है, इसको बोला जाता है एक श्लोकी रामायण। और बिजनेस के टर्म्स में अगर अपन बात करें, अगर अपन अपना बिजनेस मॉडल बना रहे हैं, तो ये है आपका एक श्लोकी। आपकी पूरी रामायण की मेरा बिजनेस आइडिया क्या है, मेरा कस्टमर कौन है, मैं किसको बेचने वाला हूँ, कैसे बेचने वाला हूँ, क्या क्या यूएसपी होने वाली है, ये तमाम सारी चीजें विल गेट कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर मॉडल। तो अगर आपके आइडिया को इस खिड़कियां, जो 9 खिड़कियां आपके सामने दिख रही हैं, अगर इन 9 खिड़कियों में अगर आपने इस अपने आइडिया को डाल दिया, तो यू विल बी एबल टू क्रिएट फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल कैनवास। यहां तक सॉर्टेड है? तो इसका यूज के समझ में आ गया कि क्यों करना है। ये क्लैरिटी देता है आपको खुद को अपने बिजनेस के बारे में। कई सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कई सारे एंगल्स ऐसे होते हैं। जगह क्या होगी? और यार देखो, जिन्होंने मेरा सेशन सुना है उनको ये बात पता है कि मैं 100% पे भरोसा रखता हूँ। या तो आप सेशन में हो, या तो 100% पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? तो लॉजिक तो अपन कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं कि अगर मुझे घर खरीदना है तो मैं ऐसा बोलने से तो काम चलेगा नहीं कि घर खरीद लो। तो क्या क्या फंक्शंस ऐड होंगे उसमें? तो जैसे किसी ने बताया बजट, लोकेलिटी, कितने रूम चाहिए, कौन सी एरिया में होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, ये तमाम सारे एंगल्स होते हैं। लेकिन इसमें भी कई सारे एंगल्स अपन छोड़ देते हैं कि यार स्कूल कितना दूर होना चाहिए, यार हॉस्पिटल कितना दूर होना चाहिए, यार गार्डन फेसिंग होना चाहिए क्या, यार वास्तु अप्रूव्ड होना चाहिए क्या। तो अगर आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया जाए तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू सर्च योर प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया जाए टू क्रिएट अ बिजनेस मॉडल, सो नाउ बिजनेस मॉडल क्रिएशन विल बिकम इजी सो दैट यू कैन कवर ऑल द टॉपिक्स दैट नीड्स टू बी कवर्ड थ्रू अ बिजनेस मॉडल कैनवास। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक है? साथ में है? हाँ ना? अरे हाँ नहीं वही वाला। हाँ कौन सा? हाँ सब यहाँ तक साथ है? यहाँ तक साथ है? साथ में यहाँ तक साथ में है? मोबाइल छोड़ दो यार भाई। हाँ? अरे इम्पोर्टेंट, मेरे से इम्पोर्टेंट अभी कुछ नहीं दुनिया में। मोदी जी क्या? अरे बाप। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं वैल्यू प्रपोजिशन पे। वैल्यू प्रपोजिशन में 3 खिड़कियां बनाई जाती हैं। सबसे पहले होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि व्हाट इज दैट प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। फिर दूसरा होता है सॉल्यूशन स्टेटमेंट, कि व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। एंड तीसरा होता है यूएसपी, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं फिर से बताने नहीं वाला हूँ, और ना उस पेज पे लिखा हुआ है ये सब।
पहली गुण की वैल्यू प्रपोजिशन वाली सर दूसरा होगा सॉल्यूशन, तीसरा होगा यूएसपी। कोई डाउट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब जो 150 आइडियाज आपके सामने दिए गए हैं उसमें से एक आइडिया पिक करेंगे, उसमें से आप प्रॉब्लम उठाएंगे, उसका सॉल्यूशन उठाएंगे और उसका सॉल्यूशन को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। यस? अरे यस? अरे यस? अरे बाप शीट सब आपके पास पहुंच जाएगी। शीट इंपॉर्टेंट नहीं है, शीट सबके पास पहुंच जाएगी। यहां पे देख लो, सुन लो, यहां पे समझ लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विल स्टार्ट ऑफ विद दिस सेंटर विंडो जहां पे हम लोग लिख रहे हैं वैल्यू प्रपोजिशंस क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन स्टेटमेंट, व्हाट आर द यूएसपीज। दिस इज ब्लॉक नंबर 1। अब आपको लग रहा होगा कि लॉजिकली सोचा जाए तो ब्लॉक नंबर 2 ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। ब्लॉक नंबर 2 ये होता है, कस्टमर सेगमेंट्स बिकम्स द ब्लॉक नंबर 2। ब्लॉक नंबर 2 में क्या लिखा है? कस्टमर सेगमेंट्स। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, बाकी आपको आपके हिसाब से उसको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टी शर्ट के बिजनेस में हूं और मैं बोलता हूं कि टी शर्ट्स कौन पहनते हैं, तो सब लोग। तो कस्टमर सेगमेंट्स मेरे क्या सब लोग हो गए? मैं जिस टाइप की टी शर्ट बना रहा हूं, जिस जेंडर के लिए बना रहा हूं, जिस प्राइस पॉइंट पे बना रहा हूं, जिस सिटी के लिए बना रहा हूं, जहां से पहुंचने वाला हूं, ये तमाम सारे फैक्टर्स को इनकैलकुलेट करने के बाद मेरा कस्टमर सेगमेंट फिक्स होगा। तो ये जो कस्टमर सेगमेंट होगा, यानी ये वाला प्रॉब्लम किसको होता है, ये वाला सॉल्यूशन कौन ढूंढ रहा है, वो सारा चीज यहां पे लिखा होता है। आ रहा है समझ में? तो अगर मैं अब इसमें क्या क्या सेगमेंटेशंस की बात करेंगे हम लोग। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ माय कस्टमर, व्हाट इज द जेंडर ऑफ माय कस्टमर, व्हाट इज द एजुकेशन लेवल ऑफ माय कस्टमर, व्हाट इज द इनकम लेवल ऑफ माय कस्टमर, क्या बाइंग डिसीजन वो लेता है। अगर मैं डायपर बेच रहा हूं तो मैं बना प्रोडक्ट बच्चे के ले रहा हूं, लेकिन बाइंग डिसीजन बच्चा नहीं ले रहा है, बाइंग डिसीजन पेरेंट्स ले रहे हैं। तो मेरा टारगेट कस्टमर वो बच्चा नहीं हुआ, टारगेट कस्टमर मेरा पेरेंट हुआ। तो माय एंटायर बिजनेस मॉडल विल बी टारगेटेड टुवर्ड्स दैट पेरेंट। पेरेंट में भी मेल पेरेंट मतलब फादर डिसीजन ले रहा है कौन सा डायपर, या मम्मी डिसीजन ले रही है कौन सा डायपर। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपका ब्रांड का कम्युनिकेशन, अब हर चीज विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट। कस्टमर सेगमेंट सॉर्टेड, आ गया समझ में? हिमांशु सर, अच्छा, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड टू कस्टमर सेगमेंट्स? परफेक्ट। थर्ड कौन सा होता है? कस्टमर रिलेशंस। कस्टमर रिलेशंस क्या होता है? कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर रिलेशन 3 टाइप से होते हैं। सबसे पहले होता है, अच्छा मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, मेरे को एग्जांपल देने की बड़ी इच्छा होती है बार बार। मुझे मेरी क्लास की एक लड़की बहुत पसंद है और अब मैं उसको सीधे जाके प्रपोज करूंगा क्या? नहीं, ये पता है, बाकी सब पता नहीं। ये तो मास्टरी मेरी, इसका कोई कैनवास हो तो वो बताओ, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ तो मैं क्या डायरेक्ट अप्रोच करता हूं क्या? कैसे करता हूं मैं? पहले तो मैं फॉलो करता हूं, थोड़ा सा मैं पहले हिप हॉप बनने का ट्राई करूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा? आई बी गेटिंग विजिबल, ठीक है? सो कस्टमर क्या पॉइंट है? कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर फर्स्ट थिंग इज गेटिंग विजिबल। विजिबल के बाद क्या होता है? बातचीत। बातचीत का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, यानी एंगेजिंग विद दैट कस्टमर। क्या मुझे उसको एंगेज करना है? अब मैं एंगेज कैसे करूं? तो आपने एक ऐड देखा, एडवर्टाइजमेंट पे आपने क्लिक करा और उसके बाद जो चीजें हो रही हैं दैट इज एंगेजमेंट। सो दैट्स अगेन पार्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। एंड थर्ड क्या होता है? जहां पे वो बाइंग डिसीजन बना रहा होता है, यानी इवेंचुअली परचेस कर रहा है। सो दैट्स अगेन पार्ट ऑफ दैट सीआरएम। यहाँ पे 2 चीजें और ज्यादा जानना जरूरी है। भाई मोबाइल अगर चला रहे हो तो मत चलाओ यार, ठीक? तो अब कस्टमर्स में 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये किसी मैनेजमेंट की बुक में नहीं पढ़ाई जाती है। एक होता है हंटिंग और एक होता है फार्मिंग। कभी सुना है सेल्स या मार्केटिंग के टॉपिक में हंटिंग या फार्मिंग? मेरे से सुना होगा।
मेरे अलावा किसी और ने सुना है कभी? हंटिंग का क्या मतलब होता है? शिकार करना। यानी मैंने एक कस्टमर को मैंने सिम कार्ड अगर एक बार दे दिया है तो आई हैव हंट डाउन दैट पर्टिकुलर कस्टमर, लेकिन उससे मैं बार बार रिचार्ज करवा रहा हूं, सो आई एम फार्मिंग फ्रॉम दैट कस्टमर। समझ में आ रहा है? सो ये हंटिंग एंड फार्मिंग के भी चैनल्स आपको, जो कस्टमर रिलेशनशिप है इसमें आपको बिल्ड करने पड़ेंगे। सो वेज हम किन किन तरीकों से उन तक क्या क्या मैसेज पहुंचाने वाले हैं, यहां तक सॉर्टेड। नाउ कमिंग टू दी चैनल्स, व्हाट आर चैनल्स? स्टार प्लस नहीं, ये तो वो है ना, तो नेटफ्लिक्स। चैनल क्या होता है कि मैं क्या पहुंचाना चाहता हूं, उसका माध्यम क्या होगा, उसका मीडियम क्या होने वाला है। तो मेरा जो मैसेज है, अगर मुझे उसको कन्वे करने, मेरे पॉइंट्स थे, हाउ एम आई कनेक्टिंग विद दीज मेनी पीपल। सॉर्टेड? यहां तक कोई दिक्कत? भाई ये भी आप गप्पे मार लोगे, लेकिन बाद में आपको ये सबमिट करना है। देयर आर पॉइंटर्स एसोसिएटेड विद दैट। आपको पता है इसमें प्राइजेस भी अलॉटेड है, ये पता है आपको? जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट और सेकंड, दो प्राइजेस भी हैं इसमें। सो मेक श्योर कि यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। वो प्राइजेस अच्छे हैं, मैंने से अच्छे मतलब वाकई अच्छे हैं। And this does not end here. हाँ, It has a lot of things that will continue. तो इसको आप अच्छे से सुनिए। सॉर्टेड? यस? अरे यस? गुड। तो हिमांशु जी कुछ और ऐड करना है चैनल्स में? अरे परफेक्ट नहीं यार, मैंने थोड़ा सा क्या ऐड किया है, आप परफेक्ट कर रहे हो यार। एकदम सही चल रहा है। सही चल रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। टच पॉइंट्स, तो जो मैंने वो बताया था ना, रीजन, तीन चीजें कि जिससे मैं विजिबल हो रहा हूँ, एंगेज हो रहा हूँ, प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये इन तीनों को फुलफिल करने की जितने भी चैनल्स होते हैं, जितने भी माध्यम होते हैं, वो सारे अपने को यहाँ पे लिखने होते हैं। समझ में आ गया? अरे एक बार वही हो जाए। सही। अब की एक्टिविटीज पे आते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की एक्टिविटीज मतलब जिस कस्टमर को, तो इसको ऐसे समझो, इस प्रॉब्लम को जिसके लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, उस कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे आई, इस तक क्या क्या पहुंचाना है वो यहाँ पे लिखा, कैसे पहुंचाना है वो यहाँ पे लिखा, ये पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या इन सब चीजों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट विल बिकम माय की एक्टिविटी। तो मुझे कोई वेबसाइट सेटअप करनी है, मुझे कोई डिलीवरी पार्टनर सेट करना है, मुझे कोई पेमेंट गेटवे सेट करना है, मुझे कोई टीम बिल्ड करनी है, ऐसे ही कुछ है। कुछ और ऐड करना है आपको? देखो बहुत इजी टर्म्स में अपन समझे तो जो वैल्यू है, जो प्रोडक्ट और सर्विस है, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी काम करने हैं आपको, चैनल सेटअप करनी है, कैसे रिलेशनशिप मैनेज करेंगे, मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, सर्विस डिजाइन कैसे करेंगे, खरीदेंगे कहां से, जो भी खरीदना है, बेचना है, बनाना है, राइट, सारा कुछ, एवरीथिंग विल फॉल अंडर की एक्टिविटीज। जो भी काम करने हैं हमको उस आइडिया को फुलफिल करने के लिए, उस प्रोडक्ट को, सर्विस को बेचने के लिए हमको जो भी करना है, everything will fall under key activities. I know, as the name says, activities. ठीक है, key activities is clear? पता? Okay. Then come key resources. Key resources में क्या करने वाले हैं? Financial. हाँ? Resources. इन सारे कामों का जिसके हम लोगों ने बात किया, इस वैल्यू को इन कस्टमर्स तक पहुंचाना है, इन चैनल्स के थ्रू उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रखना है, दैट विल फॉल अंडर कस्टमर रिलेशनशिप। और जो की एक्टिविटीज हम लोग करने वाले हैं, ये सब करने के लिए उनके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी,
all the resources that will be required to do all these stuff. ये जितनी एक्टिविटीज है इनको करने के लिए हमको क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत लगेगी, राइट? We will be needing infrastructure, team, और क्या क्या लगेगा? HR. फंड्स, HR, फंड बहुत जोर से बोला था, और पीड़ा नजर आ रही थी। पीड़ा नजर आ रही है। और क्या क्या चाहिए? हाँ, ऑफिस, एम्प्लॉइज, और सिक्योरिटी, और सॉफ्टवेयर्स, गुड, और कनेक्शंस के लिए हम लोग अभी पार्टनरशिप्स पे आते हैं, और वो अलग कनेक्शंस की बात कर रहा था। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? ठीक है, वो अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग होंगे, बट समझ में आ गया, राइट? है ना? अब लाइक फॉर एवरी बिजनेस, फॉर एवरी स्टार्टअप, अगर हमको ग्रो करना है तो वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स. डू यू एग्री? पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स विद whom? किससे? नॉट विद ब्रांड्स. ये समझना बहुत जरूरी है. हमको सबसे पार्टनरशिप नहीं करनी है. हमको पार्टनरशिप किससे करनी है? हमारी वैल्यू को, हमारे बिजनेस को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी इंस्टीट्यूट्स हैं या लोग हैं जिनको हम हायर नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए, उनके साथ हमको क्या करना है? पार्टनरशिप्स करनी है, कोलैबोरेशंस करना है. कौन कौन लोग हो सकते हैं वो? ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स. और इन्फ्लुएंसर्स नेक्स्ट लेवल पे आते हैं. मेजर पार्टनरशिप्स कहां लगेगी आपको? यस. और एड्स, एडवर्टाइजमेंट के लिए पार्टनरशिप कैसे लगेगी? नहीं. थिंक ऑफ पार्टनरशिप्स. कौन पार्टनर्स हो सकते हैं? थिंक. एग्जैक्टली, यस. जो सप्लायर्स हैं हमारे, और सप्लायर्स हमारे पार्टनर्स होंगे. और ठीक है, इन्वेस्टर्स पार्टनर्स नहीं होंगे, बट स्टिल इन्वेस्टर्स, यस. और लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं, खाता बुक वगैरह, ये सब, ऑल दीज पीपल विल बी आवर पार्टनर्स, जो हमको ये वैल्यू को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो जो भी नीड लगेगी, जो हम इन हाउस सेटअप नहीं कर सकते हैं, या जो हम जिन पे एक्सटर्नली डिपेंडेंट हैं, जो हमको कहीं बाहर से लेनी है, इन एनी सर्विस के फॉर्म में, सामान के फॉर्म में, तो उनसे हमको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, है ना? तो मैन्युफैक्चर करना है, कच्चा माल चाहिए पड़ेगा ना, तो रॉ मटेरियल सप्लायर से पार्टनरशिप लगेगी. बना हुआ माल बेचना है, फिर क्या करना है? अपना मार्केट स्पेस सेटअप कर लिया, फिर क्या? डिस्ट्रीब्यूटर्स से मार्केट पार्टनरशिप्स लगेगी, है ना? राइट? पार्टनरशिप्स, ये क्लियर है? अब कितने ब्लॉक्स क्लियर हो गए हमको? 7. कस्टमर सेगमेंट क्लियर है, कस्टमर रिलेशनशिप, चैनल्स, वैल्यू प्रोपोजिशन, की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज, की पार्टनरशिप्स. अब बसती असली कहानी, नीचे के 2 ब्लॉक्स, है ना? क्या है नीचे के 2 ब्लॉक्स? क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट स्ट्रक्चर और रेवेन्यू स्ट्रीम. सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ आ गया है. अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है कि ये सारा की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, की रिसोर्सेज को प्रोक्योर करने में, रिक्रूट करने में, और की पार्टनरशिप्स रखने में जो भी पैसा लगने वाला है, दैट विल ऑल फॉल अंडर कॉस्ट स्ट्रक्चर. क्या क्या कॉस्ट लगेगी? यूनिट इकोनॉमिक्स पता है? नहीं, दिमाग लगाना है. हमको क्या क्या खर्चे लगेंगे किसी बिजनेस में, सारा कुछ हमको ड्राफ्ट करना पड़ेगा ना, बजटिंग करनी पड़ेगी घर बनाने के लिए, है ना? घर बनाना है तो बाकी सब होगा, भी बजटिंग लगेगी ना. पैसा आएगा कहां से वो भी सोचना पड़ेगा. तो सबसे पहले बजटिंग, लगना कहां पे, इतना फ्लोरिंग में लगेगा, इतना सिविल वर्क में लगेगा, फिर सैनिटरी में लगेगा, फिर पेंटिंग में लगेगा, फिर इंटीरियर में लगेगा, सब जगह पैसा लगेगा ना. तो एक एक करके हम प्लान करते हैं किसमें कितना लगेगा. तो दिस इज वेयर कॉस्ट स्ट्रक्चर्स कम इन. कि कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, कहां कहां पैसा लगेगा, इसको 2 तरीके से डिवाइड करना है. 3 मेजरली. एक तो ओवरहेड कॉस्ट क्या होंगी आपकी, और एक फिक्स कॉस्ट क्या होगी.
कोई बिजनेस है, उसको चलाना है, उसकी फिक्स कॉस्ट क्या है? ये तो खर्चा लग ही गया। अभी ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी? सैलरीज, लाइट बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, हर महीने जो आपको पैसा लगने वाला है या रेगुलर इंटरवल्स पे जो पीरियोडिकली हमको पैसा लगने वाला है, तो वो ओवरहेड कॉस्ट है। तो दोनों को सोच के जब आप करोगे तो you'll be betterly able to define the cost structure of your company, right? समझ में आ रहा है? अभी गेन क्वेश्चंस, हम लोग क्वेश्चंस की शीट देंगे आपको, so you'll gain some more insights। अभी समझना है, अभी से समझ में आ रहा है? कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, समझ में आ रहा है? नहीं, प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकालनी है, उसमें हमको टोटल कॉस्ट निकालनी है। उस कंपनी को चलाने में जितनी भी कॉस्ट आप करोगे, ओके। इसमें क्या होगा, दो चीजें ऐड होती हैं। एक होता है कैपेक्स, जैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो मेरा जो कैपेक्स लगने वाला है, तो फॉर एग्जांपल मैं कोई मशीन, मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप प्लान कर रहा हूँ। सो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए मुझे कुछ कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मुझे लैंड लगेगी, प्लांट लगेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन लगेगा, मशीन लगेगी, ये तमाम सारी चीजें को बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक एक्सपेंस होता है जिसको हमको कवर अप करना होता है इस कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर, सो दैट हम लोग ये भी डिफाइन कर सकें कि वो पैसा आना कहां से वाला है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में डिफाइन हो गया कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या लगने वाला है। फिर दूसरा टाइप का कॉस्ट होता है जिसको बोला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी सारी कॉस्ट जो आपको मंथ ऑन मंथ खर्च करनी है। ये दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। कैपेक्स अलग होता है, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक किराने की दुकान खोली है और ये मैं रेंट पे ले रहा हूं जगह, तो मैं भले ही 1 रुपए का सामान बेचूं या 1 करोड़ का सामान बेचूं, मेरा रेंटल फिक्स है, मेरा बिजली का बिल फिक्स है, जो मेरे वहां पे काम करने वाले लोग हैं उनकी जो सैलरीज हैं वो फिक्स है। अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसका कॉस्ट फिक्स है। So this all comes under my fixed expenses. And what are my variable expenses? Which is dependent on the kind of sales that I am doing. For example, अगर मैंने 1 लाख की सेल करी है और मेरा जो सामान मैंने परचेज करा है that has got around 20% margin, तो मेरा 80% will become my कौन सा कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ रहा है? So fixed इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, फिक्स्ड कॉस्ट अलग चीज है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग चीज है। अब जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिक्स करता हूं तो मेरा महीने का खर्चा निकलता है, मेरा महीने का इतना खर्चा हो रहा है। जो मैं फिक्स्ड कॉस्ट और मेरा रेवेन्यू का जो प्रॉफिट मार्जिन, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा। टप्पे तो नहीं निकल रहे ऊपर से? ब्रेक इवन पॉइंट पल्ले पड़ रहा है? खर्चा इतना है, मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना है, मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतना है, मेरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इतना है, मुझे इतना पैसा तो हर महीने कमाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर मेरा 20% का प्रॉफिट मार्जिन है और मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा है, मेरा 20% का प्रॉफिट है और 1 लाख का फिक्स्ड एक्सपेंस है, तो मुझे कितने रुपए की सेल हर महीने करनी पड़ेगी? पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है ना? आपका 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, और आसान कर देते हैं, 20% आपका नेट प्रॉफिट है। कितना? 1,20,000 हो गई। अगर ये होता सवाल तो मैं पूछता भी क्या? अगर ये जवाब होता तो मैं पूछता क्या? 1 लाख मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, 20% मेरा महीने का 20% मेरा प्रॉफिट है, तो 1 लाख कमाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा? 1 लाख कमाने, कितना सेल करना पड़ेगा, नॉट खर्चा। हाँ, किसी ने सही दिया? प्रोडक्ट प्राइस 5 लाख। तो ना 5 लाख बिकम्स योर ब्रेक इवन पॉइंट, कि 5 लाख अगर मैं करूंगा कम से कम तो आई एम एट नो प्रॉफिट नो लॉस जोन। यहां तक साथ में सब? तो मैंने 1 लाख मेरा फिक्स एक्सपेंस था, मुझे 1 लाख कमाना है, 20% का मार्जिन है, तो मैं 5 लाख का टॉप लाइन करूंगा तो 20% मेरा मार्जिन निकलेगा, जिससे मैं मेरा फिक्स एक्सपेंस मैनेज कर पाऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत? हो गया? 5 लाख का मुझे सेल करना है, तो ये सारा जो कैलकुलेशन होता है दिस कम्स अंडर कॉस्ट स्ट्रक्चर।
मेरा फिक्स एक्सपेंस क्या होने वाला है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होने वाला है, मेरा फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है, ये तमाम सारी चीजें मैंने डाल दी। तो मुझे पता पड़ा कि दिस इज व्हाट आई नीड टू अर्न एवरी मंथ। सो ऑल दिस कैलकुलेशंस कम्स अंडर कॉस्ट स्ट्रक्चर। अभी 5 लाख आएगा कहां से? तो ये आएगा रेवेन्यू स्ट्रीम। तो मैंने क्या कर रखा है कि मेरी किराने की दुकान है, तो 2 बिलबोर्ड की जगह मैंने दुकान के अंदर दे दी है, जो 15,000 के हिसाब से मैंने किसी को रेंट आउट कर दिया है। तो मुझे जो 5 लाख, लेकिन ये तो 30%, ये जो 30,000 है ये तो मेरा जीरो वेरिएबल वाला वो है, इसमें कोई वेरिएबल एक्सपेंस ही नहीं। तो 30,000 डायरेक्ट मेरा डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया, तो इसमें वेरिएबल एक्सपेंस तो ऐड ही नहीं हुआ। तो 1 लाख का अगर मुझे खर्चा करना है तो 30,000 मैंने ऊपर के ऊपर ही वेरिएबल एक्सपेंस निकाल दिया मैंने। अब मेरा फाइट फिर से क्या हो गया, अब 70,000 और निकालना है। अब 70,000 के लिए क्या करूंगा मैं, फिर से रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा 20% का। 70,000 का रिवर्स कैलकुलेशन 20% यानी 3.5 लाख। अब 3.5 लाख के लिए जुगाड़ क्या करनी है मुझे, मैं B2B सेल्स इतना कर सकता हूं, होलसेल इतना कर सकता हूं, रिटेल इतना कर सकता हूं, ताकि 3.5 लाख हो जाए। So these different streams will be covered under revenue stream. तो revenue stream में हेड क्या बनेगा, एडवर्टीजमेंट 30,000 रुपीज। नाउ मेरे पास अब जो बर्डन है मेरे ऊपर, सेल्स की अपर लिमिट तो कुछ है ही नहीं, मैं 5 लाख भी कर सकता हूँ, 25 लाख भी कर सकता हूँ, लेकिन टारगेट ये होता है कि मैं कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट तो निकाल लूं जल्दी से जल्दी। तो मैं क्या फोकस कर रहा हूँ, 30,000 मेरा एडवर्टीजमेंट से निकल गया। अब आई एम फोकसिंग ऑन B2B सेल्स, जिसमें मेरा मार्जिन 5% होता है, लेकिन मेरा सेल ज्यादा होता है, मेरा रेवेन्यू फास्ट चर्न हो सकता है यहाँ से। तो लेट्स ट्राई एंड डू B2B। मैं B2C भी कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन भी बेच सकता हूँ, मैं होम डिलीवरी कर सकता हूँ। ये तमाम सारे जितने एंगल्स हुए, दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉर दिस बिजनेस। सॉर्टेड? जमतंय का? आता तुमच्याकडे किती 10 मिनिटाचा वेळ आहे? 10 मिनिटात 10 मिनट है तुम्हारे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। आप इससे भी समझ सकते हैं, यू हैव 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर जो भी आइडिया आपने चूज करा है, इट इज 5:35 नाउ, सॉरी 3:35 नाउ। आपके पास स्टिकी नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिल रही है, घर मत लेके जाना चाहिए। मैडम आ चुकी है, एक बार जोरदार ताली है के लिए। हेलो, नाइस नाइस। लग रहा है कि आप लोग अभी ऊपर नहीं निकल पाए। अभी आपको 5 मिनट का और वो देने 5 मिनट। तो हिमांशु जी हमारे बीच आ चुके हैं। अच्छा देखो जरा, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, कमेंट कर दो भाई, लाके इधर ला, एक कोई आ जाओ, प्रियांश आ जाओ, अंकित वहां से साला वो शीट्स वो देना 1 मिनट में। टीम डिवाइड
Please bring your sheet. Please bring your sheet. Team backbenchers. हो गया? चौसठ इंच कलर टीवी का डब्बा फर्स्ट प्राइज को और सेकंड प्राइज को क्या मिलने वाला है? 150 रुपया देगा। आवाज नहीं हो रही है। एक्साइटेड? Okay, so I would like to call Ayushi ma'am to take this forward. Please ma'am. इतनी सब एनर्जी देख के तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ऑलरेडी एनर्जाइज्ड क्राउड मिल रहा है। वैसे तो बहुत इंफॉर्मेशन है बोर्ड पे, बट आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू गाइस व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। कोई मुझे डिफाइन करेगा सिंपल से सेंटेंस में कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप फॉर यू गाइस? एनीबॉडी? सिंपल सी डेफिनेशन कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है तुम्हारे लिए? Actually, you don't have definition, but I guess it's a formula. So entrepreneurship is like creativity plus jugaadiness and hard work.